हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी है फिजिक्स की बुक, उसके न्यूमेरिकल्स या उसकी जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। ठीक है। और ये जो सीरीज है ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं यानी नीट या जेई एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो इस कड़ी में आज हम फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू कर रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे। तो देखिएगा, कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 into 10 की -7 कूलम एंड 3 into 10 to power -7 कूलम एंड प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है उनके बीच का 30 सेंटीमीटर है और चार्जेस क्या है, फर्स्ट इज 2 into 10 to power -7 एंड द सेकंड इज 3 into 10 to power -7 कूलम। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसे, देखिएगा। तो कहता है जी जो हमारा फर्स्ट चार्ज है दैट इज Q1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 10 की -7 कूलम, ये फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है जी। और जो दूसरा चार्ज है वो है 3 into 10 to power -7 कूलम और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते हुए हमेशा कि जब भी आपको यूनिट वगैरह सीजीएस में हो या किसी और सिस्टम में हो एमकेएस वगैरह में, तो आप सबसे पहले उसे एसआई सिस्टम में चेंज करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को जब हम एसआई सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 30 into 10 to power -2 मीटर। ठीक है। 30 into 10 to power -2 मीटर। अब ये हमारा क्या है, डिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 into 10 to power -1 मीटर। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब तो कूलम्स लॉ क्या कहता है जी, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 बाय में R का स्केयर। ठीक है। K Q1 Q2 बाय में R का स्केयर। अब K क्या है हमारा, K हमारा कूलम्स कांस्टेंट है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एयर में या वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होगी 9 into 10 to power 9। ठीक है जी। तो पुट करेंगे 9 into 10 to power 9, Q1 क्या है 2 into 10 to power -7, 3 into 10 to power -7 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या था 3 into 10 to power -1, 3 into 10 to power -1 का होल स्केयर। ठीक है। तो अब इसे जब सोल्व करेंगे तो देखिएगा ये 3 यानी 9 स्केयर है ना, तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 2 into 3 यानी 6 इंटू पावर्स देखेंगे। पावर्स में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ये 10 to power 9 इंटू 7 and 7 10 to power -14। ठीक है। और नीचे है 10 की -2, नीचे माइनस है तो ऊपर आगे ये क्या हो जाएगा जी 10 to power +2। ठीक है। तो ये क्या हुआ 9 and 2 11 और ये 14 माइनस है, देन द फाइनल आंसर इज 6 into 10 to power -3 न्यूटन। ठीक है जी। तो ये आ गया इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। ओके, देखिएगा इसे। और ये जो हमारे दोनों चार्जेस हैं इस बार दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, यानी Q1 भी पॉजिटिव है और जो सेकंड चार्ज है यानी Q2 दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो दोनों जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स कैसा होगा जी, रिपल्सिव, यानी दिस फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। तो ये जो फोर्स है वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा और ये जो फोर्स है वो एक दूसरे से दूर होगा। ठीक है ना। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, यानी कि अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होगा यानी बाहर की तरफ फोर्स होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़िएगा। कहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम ओके इन एयर। ठीक है। इज 0.2 न्यूटन, यानी इस केस में हमें चार्जेस की वैल्यू भी दी है और साथ में उन्होंने या उनके बीच में जो फोर्स लगा वो भी दिया गया है। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है,
we have to find what is the distance between the charges. We have to find the distance between the charges. यानी फर्स्ट पार्ट में तो हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और उसके बाद what is the force on the second sphere due to first, यानी दूसरे पे फर्स्ट के कारण क्या फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिएगा सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हमारा फर्स्ट चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड चार्ज है. तो फर्स्ट चार्ज इज 0.4 माइक्रो कूलम and the second charge is minus 0.8 माइक्रो कूलम. ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया जी क्या है, r. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है. और फोर्स क्या है, द फोर्स ऑन ए स्पीयर दिस, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये इसने दिया है जी 0.2 न्यूटन. ठीक है, चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. तो ये हमने माना Q1 है, सॉरी Q1, और ये हमने मान लिया Q2 है. देन द फॉर्मूला इज F12 अगेन कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाई R स्केयर. ठीक है, K Q1 Q2 बाई R स्केयर. हमें क्या फाइंड आउट करना है जी इस केस में, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो R स्केयर क्या होगा, R स्केयर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F12. ठीक है, K Q1 Q2 बाई F12. ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे. सो K हमारा क्या है जी, कांस्टेंट, यानी 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹. Q1 क्या है, 0.4 माइक्रो है जी, पहले माइक्रो को सिंगल कूलम में चेंज करेंगे. ठीक है, ऐसा यूनिट. और अगेन 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम. ठीक है, डिवाइड में जो हमारा फोर्स है, फोर्स इज 0.2. ठीक है, 0.2 न्यूटन. सभी वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इसे सोल्व करते हैं. देखिएगा, तो सोल्व करने से दिस इज 2 एंड दिस बिकम 2. ठीक है, तो 9 इंटू 2 इंटू 0.8. ठीक है, पावर्स में आते हैं, 6 इंटू 6 12, यानी 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁻12. ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे. तो 9 यानी 9 इंटू 8 इंटू 2 1.6 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, सोल्व करते जाएंगे. नाउ 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 इज 14.4 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, 14.4 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है जी. अब इसे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, 14.4 को यानी कि 144 इंटू 10⁻⁻4. अब तो नाउ ये हमारा आया जी R स्केयर. ठीक है, ये क्या है, R स्केयर. तो अब हम R लिखेंगे तो R क्या होगा, 12 इंटू 10⁻⁻2, या फिर R इज इक्वल टू 0.12 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी डिस्टेंस. ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर, R इज इक्वल टू 0.12 मीटर, यानी उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस केस में वो क्या होगा, 0.12 मीटर. ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है. ये सेकंड में क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट. व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी सेकंड के ऊपर क्या फोर्स होगा फर्स्ट के कारण, यानी कि F21. लेकिन हम अच्छे से जानते हैं जी न्यूटन्स थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि F21 इज इक्वल टू F12. दोनों फोर्सेस क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसीलिए F12 जब 0.2 न्यूटन है हमारे पास, तो F21 भी क्या होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा. ठीक है जी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट. ठीक है, देखिएगा इसे जल्दी से, फिर आगे चलेंगे.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चेक डेट द रेशो के ई स्केयर बाय GMEMP इज डायमेंशनलेस। ठीक है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। ठीक है, कहता है ये जो वैल्यू है ना, ये प्रूफ करना हमने कि ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप इसे देख के एक आइडिया लगाइए, के ई स्केयर यानी के क्यू स्केयर मतलब कूलम्स लॉ, GMEMP मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो सोल्व करते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है जी, FE, के ई स्केयर बाय में आर स्केयर। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है FG इज GMEMP बाय आर स्केयर। मीन्स यहां पे दो पार्टिकल्स हैं जी हमारे पास, एक पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन है। ठीक है, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ए प्रोटॉन। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, मींस FE बाय FG, तो जिससे क्या होगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, के ई स्क्वायर डिवाइड में GMEMP। ठीक है, इसका मतलब ये जो रेशो हमें दिया हुआ है ना, ये रेशो किसका है, ये रेशो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये रेशो किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब देखिएगा, इसे सोल्व करते हैं पहले। सो के ई स्क्वायर इज इक्वल टू FE इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, F यानी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, और डिस्टेंस की क्या होगी, L का स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारा ML क्यूब एंड T-2, ML क्यूब इंटू T-2, यानी जो ऊपर वाली टर्म है उसका डायमेंशन आ गया ML क्यूब T-2। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। देखिएगा, सो GMEMP दिस इज ऑल्सो इक्वल टू FG इंटू आर स्केयर, मतलब यहां भी सेम फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्केयर। तो इसका भी डायमेंशन क्या है जी, ML3 एंड T-2, ML3 इंटू T-2। तो दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पुट करें, सो इसका डायमेंशन भी ML3 T-2 और नीचे वाली टर्म का डायमेंशन भी ML3 इंटू T-2, दोनों कैंसिल। इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो दिस रेशो इज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये जो रेशो हमारा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि आपने ये प्रूफ करना था कि जो रेशो है वो क्या होगा, पूरी तरह से डायमेंशन लेस होगा। ओके, क्लियर। देखिए इसे फिर सेकंड पार्ट की हम चलते हैं। तो देखिएगा, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था यानी कि के ई स्क्वायर बाय GMEMP डायमेंशनलेस, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब कहते हैं कि जो रेशियो वो बताता क्या है, अभी हमने ये बात की है कि ये जो रेशियो वो हमें क्या बता रहा है, वो दो फोर्सेस का रेशियो बता रहा है। दो फोर्सेस का रेशियो यानी उनके बीच का कंपैरिजन। और वो फोर्सेस कौन से हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इस रेशियो से हमें क्या पता चलेगा, हमें यह पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में से कौन सा फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कैसे, के ई स्क्वायर बाय GME इंटू MP। पहले तो सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, जस्ट वैल्यूज, यूनिट का काम हम कर चुके हैं। ठीक है, k इंटू 10⁻⁹। E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का मास, ये वैल्यू याद रखनी है जी आपको। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे यहां इस रिलेशन में, यानी कुछ ऐसे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ठीक है,
एंड मासिस इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 1.67 इंटू 10⁻⁻27। काफी अच्छी खासी कैलकुलेशन है जी। ठीक है, कैलकुलेशन देख के बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज एफ ई बाय में एफ जी। इसका मतलब इस रेशियो ने हमें क्या बताया, इस रेशियो ने हमें ये बताया जी कि जो एफ ई है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 10⁻39 टाइम्स होगा किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हीं दोनों पार्टिकल्स के बीच का। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जल्दी से देखें इसे। नेक्स्ट में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, कहते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। ठीक है, ये काफी अच्छा पॉइंट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। कहता है इसका मीनिंग क्या होगा, तो सुनिएगा जी। कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर ये E क्या है, E इज द एलिमेंट्री चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहेगा, कहता है किसी भी बॉडी का जो चार्ज है, हर ऑब्जेक्ट का या हर एक बॉडी का जो चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा जी। हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी बॉडी का चार्ज। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। उसे हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। ऐसा होता है क्यों है, इंटीग्रली क्यों होता है जी, क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में चार्ज के प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। हर एक बॉडी में चार्ज के प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमेशा किस में होगा, इंटीग्रल नंबर में होगा जी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में होगा, इंटीग्रल नंबर में। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इंटीग्रल नंबर में है ना, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंटीग्रल नंबर में है, तो उसके कारण जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो भी हमेशा क्या होगा, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटाइज। ठीक है जी, ओके। तो बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, कहता है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल चार्ज। यानी जब हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं या बड़े लेवल पे बात करते हैं, तो वहां कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात क्यों नहीं करते, या वहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फेल क्यों हो जाता है। देखिएगा जी, सुनिएगा। जब हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं, या फिर हम ये कहें कि जब हम मैक्रोस्कोपिक स्केल पे बात करते हैं, तो वहां क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे चार्ज बहुत ज्यादा होगा, वेरी लार्ज चार्ज। ठीक है, वहां पे जो चार्ज है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वहां चार्ज की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। जैसे हमारे पास ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जी। ठीक है, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दैट्स व्हाई इन दिस केस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो यहां पर फॉलो नहीं करेगा, या यहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बातें नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है व्हेन अ ग्लास रोड इज रब विद ए सिल्क क्लॉथ। ठीक है, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब विद सिल्क क्लॉथ, यानी ग्लास की रोड है, उसे रब किया गया सिल्क के कपड़े के साथ। चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज पैदा होगा, बिल्कुल होगा जी। दिस इज चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडी, और भी बहुत सी बॉडीज के साथ ऐसी ही फिनोमिना देखी जाती है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, यानी इसके साथ ये जो हमारा फिनोमिना है कैसे कंसिस्टेंट होता है। पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्या है कि जो चार्ज है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ना तो चार्ज ही क्रिएट होगा और ना ही जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो होगा क्या, ओनली ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी की तरफ ट्रांसफर होता है। तो कहते हैं इसमें ऐसा कैसा हुआ वो बताइएगा, सुनिएगा।
ये हमारे पास एक ग्लास की रोड है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास की रोड है, दैट इज अ ग्लास रोड। इसे रब किया गया एक सिल्क के कपड़े के साथ, ठीक है, ये हमारा एक सिल्क का कपड़ा है, दैट इज अ सिल्क क्लॉथ। ठीक, दोनों को हमने क्या किया, रब किया। रबिंग करने से पहले, रबिंग करने से पहले, बिफोर रब, रबिंग करने से पहले ग्लास की रोड पे कोई चार्ज नहीं था और सिल्क के कपड़े पे भी कोई चार्ज नहीं था, यानी रबिंग से पहले दोनों के ऊपर टोटल चार्ज 0 था जी। ठीक है, अब रबिंग के बाद, रबिंग के बाद क्या होगा, रबिंग के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव, और हम जानते हैं कि जो ग्लास की रोड है उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और जो सिल्क का क्लॉथ है उस पे क्या आएगा, नेगेटिव। जितना पॉजिटिव ग्लास रोड पे होगा उतना ही नेगेटिव किस पे होगा, सिल्क के क्लॉथ पे भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रोड से सिल्क की तरफ हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास की रोड से सिल्क में गए हैं उसी के कारण वहां नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। इसका मतलब दोनों का चार्ज का सम अभी भी क्या, 0, यानी कि रबिंग से पहले भी टोटल चार्ज 0 और रबिंग के बाद भी टोटल चार्ज 0। तो यही तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज नाइदर क्रिएट नो डिस्ट्रॉय, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है ग्लास की रोड से सिल्क की तरफ, और उसके कारण दोनों का सम पहले भी 0 था और बाद में भी 0 होगा। ओके जी, तो देखिएगा इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th। देखिएगा, कहते हैं जी 4 पॉइंट चार्जेस हैं क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, ओके, आप ठीक बनाइएगा। सो दिस इज पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, फोर्स निकालना हमने कहां पर, सेंटर पे। तो सेंटर हमारा कुछ जो इसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करेगा वही होगा ना सेंटर, सॉरी थोड़ा ढंग से बनाते हैं इसको। ओके, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी और ये वो सेंटर है, यानी जहां हमने फाइंड आउट करना है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स या टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है जी इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट हमने माना ओ, जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। ए पे जो चार्ज है दिस इज 2 माइक्रोकूलम, बी पे जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, सी पे जो चार्ज है दिस इज अगेन 2 माइक्रोकूलम, और डी पे जो चार्ज है दैट इज -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इन चारों चार्जेस के कारण जो हमारा सेंटर है ना उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, यानी एक चार्ज के ऊपर, ये जो चार्ज हमारा है ओ है, ठीक है, इसके ऊपर सभी का एक एक करके फोर्स निकालेंगे और उसके बाद उन सभी का रिजल्टेंट या सुपर पोजिशन कर देंगे, तो वो हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहले ए जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ए पर जो चार्ज है उसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा जी, यानी एफ ए। ठीक है, सी पर जो चार्ज है वो भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एफ सी। ठीक है, अब बी पर जो है माइनस है, तो माइनस वाले के कारण इस पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, यानी कि ऐसे, तो दिस इज एफ बी। ठीक है, अब डी वाला चार्ज भी क्या है, माइनस है, तो इसके कारण यहां पर जो फोर्स लगेगा सेंटर पे वो भी अट्रैक्टिव होगा, यानी कि एफ डी। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, ठीक है ना, कैसे आसान हो गया, एफ सी और एफ ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एफ सी और एफ ए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। उसी तरह से एफ बी और एफ डी भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। इसका मतलब सेंटर पे किसी भी तरह का कोई चार्ज फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ सी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्शन की फॉर्म में लिखें एफ ए इज माइनस एफ सी,
यानी दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। इसका मतलब द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 0, तो इस केस में जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा जी। ठीक है, देखिएगा इसे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। कहते हैं जी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूस कर्व, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक कॉन्टिन्यूस कर्व है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब यही तो होता है, मतलब कुछ ऐसे है, यानी बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे लाइन हो, ठीक है, कि कहीं लाइन है कहीं ब्रेक है, फिर लाइन है फिर ब्रेक, फिर लाइन है फिर ब्रेक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्हाई नॉट, कहता है ऐसा क्यों, यानी आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं होंगे। सुनिएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं ये वो लाइंस हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं। ठीक है, किसके बारे में बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे ये एक चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज के कारण इसके चारों ओर के रीजन में एक फील्ड होगा, जिस फील्ड में इस चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा बाकी सारे चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, आप सुनिएगा, इस चार्ज के आसपास का ये जो रीजन है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहां तो फोर्स लगेगा और यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चार्ज का जो फील्ड है ना वो इन्फिनिटी तक होता है जी। कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। वो अलग बात है कि इस फील्ड की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर फील्ड है और कहीं पर फील्ड नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही क्या है, कॉन्टिन्यूस है जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्टिन्यूस है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, कहां तक, इन्फिनिटी तक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, कॉन्टिन्यूस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्टिन्यूस है और उनमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, सेकंड बी कहते हैं जी क्या दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, और अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, ये सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने माना उल्टा चलेंगे जी हम, ठीक है ना, पढ़िए बस। ठीक है, तो मैंने माना जी दो लाइंस हैं, फर्स्ट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। मैंने माना दोनों एक दूसरे को क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। दोनों क्या कर गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे। तो मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखिएगा, जब हम यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्यों ड्रॉ करेंगे जी, हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैंने माना वो डायरेक्शन कुछ ऐसे आई। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे इस लाइन के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसी आएगी, दिस इज E2। ठीक है, इसका मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस होगी, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट, टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो बाकी का जो क्वेश्चन है हमारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो ये हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।